नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। नॉन एक्वस सॉल्यूशंस में इतनी चीज़ें हैं जो को कवर करनी है। बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट की। देखो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जो डिफरेंस होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का, उसको बोलते हैं लिक्विड रेंज ऑफ दैट सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर का 0 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका रहता है 100 डिग्री। तो जो वाटर रहता है उसका लिक्विड रेंज होता है, वो लिक्विड कब रहता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उसका वाटर का वो लिक्विड रेंज होता है। नाउ if a reaction need temperature between 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, one can use water as solvent। वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर 100 से 0 डिग्री के बीच का है तो। और रिएक्शन जो 0 डिग्री से कम या 100 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे आते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इलेक्ट्रोस्टैट से एक फॉर्मूला हमारे पास होता है फोर्स का, दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट होती है वो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, तो जो ये पूरा K होता है ना, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ऑलराइट, तो ये ठीक है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे चीज़ को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो कितने अच्छे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर सकता है और चार्जेस के बीच रेजिस्टेंस रख सकता है, रेजिस्टेंस रख सकता है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट है अगर वो सॉल्वेंट में मिक्स होगा तो वो किस हिसाब से मिक्स होगा, ये मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एक परमिशन होती है जो कि सॉल्वेंट देता है अपने मॉलिक्यूल्स को कि जाओ मिक्स होने दे दो इस पर्टिकुलर सॉल्यूट को या नहीं हो दो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा के होगा उतना ज़्यादा सॉल्वेंट की टेंडेंसी होगी टू डिजोल्व आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जितना ज़्यादा के होगा मतलब जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स सॉल्वेंट डिजोल्व कर पाएगा। वाटर का के जो है वो है ये 76.5, दैट्स वाई इट इज़ गुड टू डिजोल्व आयनिक सॉल्वेंट्स। वेयर एज जो सल्फर या अमोनिया है उसका नहीं है, तो उसका के कम है यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, तो वो अच्छे से कहना चाहिए डिजोल्व नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। द रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, इट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ सॉल्वेंट्स। रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ लिक्विड, बेसिकली जो आपका विस्कोसिटी ईटा है वो क्या है, जो वाटर है उसको अगर आप अ, गिरा दोगे तो वो बहुत दूर तक फ्लो करते हुए चला जाएगा। ऑयल को करोगे तो वो थोड़ा टाइम लगाएगा, हनी को करोगे तो वो और ज़्यादा टाइम लगाएगा। इसका मतलब हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर एंड ऑयल। तो वो बेसिकली मतलब डेफिनेटली आपका सॉल्वेंट के बिहेवियर को अफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में विस्कोसिटी जो है बिल्कुल अफेक्ट करता है। अब ये इंटरफेरेंस कॉज करता है क्रिस्टलाइजेशन में, फिल्ट्रेशन में, सॉल्युबिलिटी में और प्रेसिपिटेशन। जितना ज़्यादा एन कम होगा उतना ज़्यादा सॉल्वेंट अच्छे से रिएक्शन में पार्ट ले पाएगा। वाटर समय पार्ट ले लेता है बिकॉज इट इज़ लेस विस्कस देन एनी अदर सॉल्वेंट। ठीक है, ना बात करते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन की। हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली इंडिकेट्स द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो सॉल्वेंट के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं ना, जो अंदर ही अंदर फोर्सेस एक दूसरे को बाइंड करके रखते हैं, दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। उनका स्ट्रेंथ और नेचर कितना है देखो, जितना ज़्यादा उनके बीच का फोर्स होगा हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको ब्रेक करने में, और उतना ज़्यादा हमारा हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। बेसिकली हीट होल्ड करने की कितनी कैपेसिटी है इस हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो, द रेशियो ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
यानी कि जो हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन में जब हम बॉइलिंग पॉइंट कर देते हैं तो हमारे पास ट्रॉटन का कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट। और जितना ज़्यादा ये ट्रॉटन का कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना हम बोलेंगे कि मॉलिक्यूल्स एसोसिएट कर रहे हैं, यानी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हमारे पास एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, इट इज़ एन इंडेक्स दैट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब कितने डिग्री, कितने हद तक वो एसोसिएट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है ये ट्रॉटन कांस्टेंट। डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी, पोलैरिटी ज़्यादा होगी, तो जो डिसॉल्व करने की टेंडेंसी आयनिक सॉल्वेंट्स को वो बढ़ जाएगी। आयनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, वो भी पोलर होते हैं, तो अगर कोई सॉल्वेंट पोलर है तो पोलर डिसॉल्व्स पोलर, ठीक है, उतना ज़्यादा उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। मोस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको इंट्रिंसिक डाइपोल और परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसके होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं, हम क्लासीफाई करेंगे 3 बेसिस पे। सबसे पहला बेसिस ये है कि प्रोटॉन को देने या लेने की एबिलिटी पे, ये सबसे पहले होगा। एक होता है प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरा होता है नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, आई मीन ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट या प्रोटिक सॉल्वेंट एक ही चीज़ को बोलते हैं, 3 टाइप के होते हैं, एक एसिडिक सॉल्वेंट, बेसिक सॉल्वेंट और एक एम्फी प्रोटिक सॉल्वेंट। एसिडिक सॉल्वेंट प्रोटोजेनिक होते हैं, ये डोनेट कर देते हैं H प्लस को। फुट प्रोटोजेनिक यानी प्रोटॉन क्या होता है, H प्लस होता है, उसको डोनेट कर दिया जाता है। HF है, H2SO4 है, HCHO है, फॉर्मिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ये सब H प्लस को डोनेट कर देंगे। ना बेसिक सॉल्वेंट्स, बेसिक नेचर होता है, बेसिक नेचर क्या होता है कि H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया जाए, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। फोटोफिलिक, फोटोन, आई मीन नॉट फोटोन, प्रोटोन लविंग, ठीक है, NH3 N2H4 एक्सेट्रा। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट यानी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करेंगे, जैसे वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, NH3 हो गया, ये ऑटो आयनाइजेशन भी शो करते हैं, जैसे वाटर ही है, H3O पॉजिटिव भी बन सकता है, वो OH नेगेटिव भी बन सकता है, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है। बात करें नॉन प्रोटिक या ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स की, तो ये ना तो डोनेट करते हैं प्रोटॉन और ना तो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन, जैसे CCl4, H CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ये टेट्रा क्लोराइड है, टेट्रा कार्बन क्लोराइड है, ठीक है। ओके, सो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ठीक है। नाउ सेकेंड बेसिस जिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं वो है आयनिक या फिर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, मतलब पोलर या नॉन पोलर से, ठीक है। तो देखो पोलर क्या होता है, पोलर जिसका पोलैरिटी ज़्यादा रहेगी, पोलैरिटी किसकी ज़्यादा रहेगी, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, पोलर है, तो पोलर कौन होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स पोलर होते हैं, तो वो उसको डिजोल्व कर लेगा, ये आयनिक रिएक्शंस को इनिशिएट कर लेगा। जैसे देखो ऑटो आयनाइजेशन बोली थी ना, तो देख अंडर को ऑटो आयनाइजेशन, जैसे NH3 है, तो देखो NH3 का खुद का एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या किया, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक X दे दिया और एक H प्लस ले लिया, तो ये NH पॉजिटिव बन गया और ये NH2 बन गया, ठीक है। वाटर भी सेम यही चीज़ करता है, ठीक है। जैसे जो H3O पॉजिटिव भी बन जाता है और OH नेगेटिव भी बन जाता है, ये एक्सेप्ट किया है H प्लस को और इसने डोनेट कर दिया है H प्लस को, ठीक है। तो वाटर और अमोनिया दोनों इस चीज़ के एग्जाम्पल हैं। नो नॉन आयनाइजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर यानी कि जिसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, डाइपोल मोमेंट कम होगा यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होगा। नॉन आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेंगे, आयनिक रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, सेल्फ आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन या सेल्फ आयनाइजेशन नहीं जा पाएंगे, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। थर्ड बेसिस जिस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं वो है एक्वस नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एक्वस सॉल्वेंट कौन है, पानी है, वाटर है। नॉन एक्वस कौन है, देखो
नॉन एक्वस क्या है? डाइपोलर है, यानी जो जैसे ये एच एफ है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। डाइपोल है, दो पोल है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तब ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ। सेम कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी यही है, बेंजीन भी यही इसी एग्जाम्पल में आएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। अब बात करें हम लोग लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट। देखो तीसरा आ गया हमारे पास टॉपिक, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट क्या होता है? लिक्विड अमोनिया, देखो लिक्विड अमोनिया का मतलब ये नहीं है, देखो एक्वस अमोनिया और लिक्विड अमोनिया दोनों अलग अलग चीज है। लिक्विड अमोनिया मतलब ये होता है कि प्योर अमोनिया विदाउट वाटर, जब सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो है लिक्विड अमोनिया। ये प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, जस्ट लाइक वाटर। प्रोटोनिक सॉल्वेंट कौन होते हैं? जो कि है ना, प्रोटोनिक सॉल्वेंट यानी डोनेट कर सकते हैं या फिर आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोटॉन को। ऑटो आयनाइजेशन पे जाते हैं ये, देखो जैसे पहले ही बताया था NH3, ठीक है, NH4 पॉजिटिव हो जाता है और NH2 नेगेटिव हो जाता है, ये बेस हो जाता है। ये एक अमोनो एसिड है, ये एक अमोनो बेस है। सेम वाटर का भी यही चीज होता है। अब जाते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पे। ऐसे रिएक्शंस जो पानी में नहीं हो सकते हैं बट लिक्विड अमोनिया में हो जाते हैं। देखो बात करें AgNO3 प्लस KC, तो इस पे वाटर के साथ AgCl प्रेसिपिटेट बन जाएगा, KNO3 बन जाएगा ना। AgCl को जब हम लोग KNO3 के साथ लिक्विड अमोनिया में रिएक्ट करवाएंगे, AgNO3 बनेगा और KCl जो बनेगा वो प्रेसिपिटेट बनेगा। देखो रिवर्स हो गई रिएक्शन, जो यहाँ पे हमारे पास जो चीज थी वो यहीं पे हमारे पास आ गई, लिक्विड अमोनिया में हम रिवर्स हो गए। ठीक है, अब एस अब देखा जाए SrNO3 होल्ड वाइज और NH4Br, तो S और Br2 देखो यहाँ पे हमें +2 का चार्ज है, ठीक है, +2 का चार्ज है, और यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो SBr जो बन गया वो प्रेसिपिटेट बन गया। जो बना, देखो क्या बचा, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NH4 बचा और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NO3 बचा, है ना। तो ये दोनों आपस में जुड़ गया, तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन आ गई। ठीक है, अब ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4I, देखो I का हमारे पास दो मॉलिक्यूल है और Zn के ऊपर +2 का चार्ज है, तो ZnI2 यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया और ये NH4NO3 हमारे पास एक अलग से कंपाउंड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी यही रिएक्शन है, NH4 होल ट्वाइस S और AgNO3, तो Ag2S, ठीक है, और ये NH4NO3 ये वाला बन गया। और यहाँ पे भी सेम टू सेम रिएक्शन है, बस इसकी जगह Ag की जगह यहाँ पे कॉपर है। कॉपर में यहाँ पे +2 का चार्ज है और S में भी यहाँ पे -2 का चार्ज है, तो CuS बन जाएगा। दोनों पे कॉपर पे +2 का चार्ज है और जो सल्फर है उसमें -2 का चार्ज है, तो ये बन गया और ये वाला कंपाउंड भी हमारे पास बन गया। एसिड बेस रिएक्शन की बात करें तो देखो, जो NH4 पॉजिटिव है वो एक अमोनो एसिड है, ठीक है, ये एक अलग रिएक्शन है और ये एक अलग रिएक्शन है। NH4Cl जो है, NH4 पॉजिटिव और मतलब Cl नेगेटिव से बना है, ये अमोनो एसिड है। और अमोनो बेस क्या है, K+ और NH2-, ये बेस हो गया हमारे पास। ना नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो देखो हमने जो अमोनो बेस था और अमोनो एसिड था दोनों को रिएक्ट करवा दिए, तो सॉल्ट और सॉल्वेंट बना, जस्ट लाइक नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन। हर एसिड बेस रिएक्शन में यही होता है। तो बस अब रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन हटाया जाएगा यानी हाइड्रोजन दिया जाएगा। तो Na+NH4 पॉजिटिव लिक्विड अमोनिया में जब हम डालेंगे तो क्या होगा, Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये एक H+ डोनेट करेगा, ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक H बन जाएगा। तो हम लोग या ½ H2 लिखें या H लिखें, एक ही बात है।
ठीक है, या तो हम सब में ये 2 लगा देते, है ना, या तो हमने इसी पे हाफ लगा दिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है कोबाल्ट NH4NO3 का 2 मॉलिक्यूल है, कोबाल्ट पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे ये वाला रिएक्शन अपना बेसिक हो जाएगा। प्रोटोलाइसिस क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जो कि पानी में प्रोटॉन नहीं देंगे बट लिक्विड अमोनिया में दे देंगे। NH2CONH2 यूरिया का है ये, लिक्विड अमोनिया में डालो इसको, लिक्विड अमोनिया में डालने के साथ NH नेगेटिव ये बन जाएगा CuNH2 और NH4 पॉजिटिव, ये अपने पास बढ़िया से अमोनियम आयन बन गया। अब CH3 CONH2 और NH3 ये तो फिर ये देखो ये वाला जो था इसने एक H निकाला और इसको दे दिया, तो ये अपने पास बेसिक रिएक्शन आ गई। रिएक्शन ऑफ अमोनोबेस, अमोनोबेस की रिएक्शन क्या होती है? देखो NH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NH और ट्रिपल बॉन्ड NH, ये सब बेस कहलाते हैं NH3 में। सिंगल बॉन्ड जब है, सिंगल बॉन्ड जब NH2 है NH3 में, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब एक H+ इसके पास जाएगा तो H ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन इसके पास ये जाएगा NH2 बन जाएगा, अगेन इसका H इसके पास जाएगा तो NH पॉजिटिव H और NH2 नेगेटिव बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस कंसिडर किए जाते हैं नॉर्मल से सॉल्वेंट में O2- और H-, बट अमोनिया में, लिक्विड अमोनिया में ये वीक बेस हो जाते हैं। कैसे वीक बेस? ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे ये लोग यहाँ पे रिएक्ट किए हैं, H+ जो है NH3 के साथ जब रिएक्ट किया है तो इसने इसको अपना वो दे दिया है, क्या दे दिया है? H दे दिया है, और इसने भी अपना H इसको दे दिया है। ठीक है, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया है एक, दोनों ने एक एक H। नाउ एम्फोटेरिज्म, जिंक अमाइड के साथ लेते हैं। सबसे पहले जिंक के साथ, जिंक अमाइड है ये वाला कंपाउंड, इसके साथ हमने अमोनो एसिड लिया है, इसको जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया है तो ZnCl2 और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बने हैं। बट जब हम जिंक अमाइड के साथ हमने क्या लिया है, अमोनो बेस लिया है, तो ZnNH2N2 Na2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बने, मतलब एक जगह पे ये एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और एक जगह ये बेसिक, मतलब ये जो ZnNH2 है ना, जिंक अमाइड है, ये बेस के साथ भी मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये इसका एम्फोटेरिक नेचर है। अमोनोलाइसिस देखो, जैसे हाइड्रोलिसिस होता था ना, हाइड्रोलिसिस हमारे पास क्या होता था, जो H2O रहता था वो H+ बन जाता था और OH- बन जाता था, ये दो चीज़ों में ये ब्रेक करता था। तो वैसे ही जो अमोनिया है ना हमारे पास, वो भी NH4 पॉजिटिव में टूटेगा और NH2 नेगेटिव में नहीं, ये तो दूसरी रिएक्शन हो गई। इसी के तरीके से टूटेगा, जो NH3 है वो एक H+ पे आएगा और एक NH2-, हाँ इस तरीके से टूटेगा, ये है अमोनोलाइसिस। एसिड देखो, सॉल्ट और वाटर एसिड प्लस बेस बनाता है, सॉल्ट और अमोनिया अमोनो एसिड और अमोनो बेस बनाते हैं। तो अब हमारे पास एक नया कंपाउंड है SnCl4, Sn पे 4+ का चार्ज है और Cl नेगेटिव का चार्ज है, तो ये वाला अगर हमने चार चार लिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स NH4 पॉजिटिव के और 4 NH2 नेगेटिव के, तो जब हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन आ जाएगी। Sn जो है इसके 4 नेगेटिव वाले क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बेस बनाएगा, और ये Cl के साथ रिएक्ट करके NH4 पॉजिटिव Cl के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बनाएगा। ठीक है, अब अमोनेशन जैसे हाइड्रेशन होता था, जैसे गिप्सम इप्सम की सॉल्ट वगैरह में हमने देखा था .5H2O .3H2O ये सब रहता था, तो वैसे ही अमोनेशन के साथ भी यही है। SO3 + 2NH3 करेंगे तो SO3 2NH3 हो जाएगा, SiF4 + 2NH3 SiF4 2NH3, फिर आपके पास बेरियम फ्लोराइड है NH3 के साथ रिएक्ट करेगा .NH3 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है क्या है,
ZnNO3 होल ट्वाइस ले लेते हैं, ठीक है। अब उसको हमारे पास अमोनो बेस था, ठीक है। अमोनो बेस KNH2 का 2 मॉलिक्यूल के साथ जब लिक्विड अमोनिया में हम रिएक्ट करेंगे तो देखो जिंक का ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया और KNO3 अलग से बन गया। सिमिलरली जो AgNH2 है तो वो KNH2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब अमोनिया की रिडक्शन वाली रिएक्शन देखो, रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या है कि जो CuI है, Na है लिक्विड अमोनिया में, तो Cu और NaI बन जाएगा। ये इसके पास चला जाएगा और इसके पास अपना जो चार्ज है वो अपना चार्ज रह जाएगा +2 का, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, अल्कली मेटल्स एंड लिक्विड अमोनिया। देखो अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप के भी होते हैं, जो हलीना की रब से फरियाद जो है, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम नहीं, हाइड्रोजन जो है, फिर सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, सॉरी नॉट मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, फ्रांसियम, ये सब आपके अल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ए के ग्रुप में। देखो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले group में। जो बेटा मांगे कार वाला जो है, ठीक है, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये वाला, ये दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, दोनों की मतलब एक ही मान के चलो। बस वो एक जो अल्कली मेटल्स है बस एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बस, नो डिफरेंस। देखो अल्कली मेटल्स जो है दे डिजोल्व इन NH3 लिक्विड, लिक्विड अमोनिया में, और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन देते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, कंडक्टिंग, रिड्यूसिंग एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। जो Na है वो Na+ बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको पैरामैग्नेटिक ही तो बोलते हैं ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बचा तो पैरामैग्नेटिक, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तो दैट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, और नहीं बचा तो डायमैग्नेटिक होता है। तो ये लिक्विड अमोनिया में सॉलिड को लेंगे हम लोग तो NaNH2 बन गया और H2 चला गया, डीप ब्लू कलर है, पैरामैग्नेटिक नेचर है ड्यू टू अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। हाँ तो इसका रीजन पूछे तो वी हैव द रीजन कि ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। देखो क्या होता है, जो Na+ का मॉलिक्यूल होता है ना उसको NH3 का मॉलिक्यूल जो रहता है हर तरफ से कंबाइन कर लेता है, ये NH3 का मॉलिक्यूल, NH3 का मॉलिक्यूल, NH3 का मॉलिक्यूल, ये यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को भी अलग से ये चारों साइड से इट कंबाइन, फिर जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज सराउंडेड बाय NH3 और जो सोडियम है वो भी सराउंडेड बाय NH3, तो ये सॉल्वेटेड कैटायन हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तो रीजन कोई पूछेगा तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। अब जैसे जैसे हम जितना ज़्यादा मेटल उसके अंदर डालते जाएंगे लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन पे, जो कलर है वो ब्लू जो आया था वो मेटालिक ब्राउन्स या गोल्डन या कॉपर कॉपर टाइप का कलर आ जाएगा वो, ठीक है। अब सेकंड ये भी एब्सोल्युटली सेम चीज़ है, बस अलग से लिख दिया गया है। बेरिलियम को छोड़ के जितने भी सेकंड ए के एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड अमोनिया में बहुत रेडिली डिसॉल्व हो जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर अल्कली वाले में 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, पैरामैग्नेटिक का नेचर होता है और रिड्यूसिंग नेचर तो होता ही है। और सेम चीज़ ये लोग क्या करते हैं, कलर चेंज हो जाता है इनका गोल्डन ब्राउन से जब हम लोग जितना ज़्यादा मेटल ऐड करते हैं। तो ये फाइनली हमारा जो ये चैप्टर था ये हो गया है। और पीडीएफ इज दिस, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, और सिंपली मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।